तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप ही के इस YouTube चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिल्सा में। और आज के इस वीडियो में फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक और प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन लेकर आ गए हैं। और यही सेट आज आपके कोचिंग सेंटर सर्कल पॉइंट में सेट नंबर 5 चला है और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हम देने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, रोज़ के रोज़ लगाइए, लेकिन आप या तो घर पे जाकर खुद से इसका डिटेलिंग करिए, है ना, इर्द गिर्द चीज़ों को खोजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। 100 क्वेश्चन है तो उसमें से, है ना, 100 के बदले आप 500 क्वेश्चन का आंसर को जानने का प्रयास करिए, ठीक ना। तभी आपको सेट प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको कम समय में, है ना, पूरा डिटेलिंग आपको हम करवा देंगे। इसलिए ध्यान से सुनते चलिए। और चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने जो है 2015 से लेकर 2023 के लिए जो है धारणीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए, है ना। पहला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ना, UNDP एग्जाम में यहाँ से खूब आता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका स्थापना 1965 में हुआ था। और इसने अपना पहला रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट जो है जिसमें मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। मानव विकास रिपोर्ट, है ना, मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था कब? 1990 में। याद रखिएगा, 1990 में UNDP ने अपना मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था, है ना। और जिसके आधार पर विभिन्न देशों के, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीज़ों के आधार पर जो है जारी करता है UNDP मानव विकास रिपोर्ट। जिसमें जब पहली बार जारी किया गया था तो नॉर्वे जो था प्रथम स्थान पर था, भारत का स्थिति बहुत ही खराब था, ठीक है ना। और UNDP के तहत, है ना, मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाले जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा, महबूब उल हक, है ना, ये अर्थशास्त्री थे। और एक और अर्थशास्त्री थे भारत के, अमर्त्य सेन थे। महबूब उल हक जो थे ये पाकिस्तान के थे, और अमर्त्य सेन जो थे भारत के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने मिल करके, है ना, मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहली बार 1990 में जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का आप लोग जानबे करते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है 24 अक्टूबर, याद रखिएगा, है ना, 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को जो है एकदम खूब पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर आपका एक और संस्था है यूनेस्को का स्थापना आपको 16 नवंबर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नवंबर 1945 को ही जो है 16 नवंबर 1945 को ही यूनेस्को का स्थापना हुआ था। यूनेस्को, है ना, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन, है ना, एजुकेशनल आपका हो जाएगा, एस से हो जाएगा, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्या बोले? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। और इसका स्थापना बताएं दिए। फिर इसका मुख्यालय जो है यूनेस्को का पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है ना। तो इस तरह से आपको जितना भी बात बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना, बस आप सुनते जाइए। आप खुद से किताबों में जाकर निकालिएगा, पढ़िएगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ आप स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना, तो आप कम समय में पूरा डिटेलिंग आप सुन पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आप ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, है ना। सही है नहीं क्या पूछ रहा है ना, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। तो नहीं पूछ रहा है तो स्थानीय स्वशासन का, है ना, संबंध क्या लॉर्ड लिटन से था? नहीं, स्थानीय स्वशासन का संबंध जो है रिपन से था। किससे था? रिपन से था। किससे था? रिपन से था,
ठीक है, तो आपका नहीं में यही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि क्या लॉर्ड वेलेस्ली लाया था? हाँ एकदम लाया था। राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी लाया था? हाँ लाया था। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस लाया था? हाँ एकदम लाया था। तो पहला ऑप्शन गलत है और यही गलत ही चुनना था, तो आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए स्थानीय स्वशासन कौन लाया था? रिपन लाया था। कौन लाया था? रिपन लाया था। इस बात को याद रखिएगा, रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन जिसको पंचायती राज कहा जाता है ना, उसका स्थापना जो है जनक जो है माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है ना। लिप्टन जो है, लिप्टन ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बोला जाएगा। प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो ये लिप्टन लाया था, याद रखिएगा। लिप्टन लाया था, रिपन रद्द किया था। रिपन क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, है ना। र से रद्द, ला से लाया, एकदम ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1778 के आसपास में, हाँ 1778 में ही लाया गया था। लिप्टन के द्वारा लाया था। ला से लिप्टन लाया, रा से रद्द किया, रिपन रद्द किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, एकदम पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, है ना। स्थानीय स्वशासन जिसको पंचायती राज कहा जाता है, पंचायती राज, तो पंचायती राज का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस का फेवरेट टॉपिक है ना। पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है ना। हम आपके प्रश्न का उत्तर का इंतजार करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है ना। तो ये दोनों तो नाटक जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी नामक दो नाटक लिखे हैं। फिर आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है ना। तो चीन से जुड़ा हुआ है तो देखिए नागालैंड का नहीं है, मणिपुर जो है आपका चीन से नहीं जुड़ा हुआ है, असम भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, जो आपका मैकमोहन रेखा खींचा गया है ना, मैकमोहन रेखा खींचा गया है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में खींचा गया है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। भारत और चीन में भारत की तरफ से जो राज्य है मैकमोहन रेखा जो बाउंड्री टच करता है, उसमें राज्य जो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। इसका एक और नाम है अरुणाचल प्रदेश का नेफा, है ना, नेफा नाम है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि नेफा किसे कहा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है ना, अरुणाचल प्रदेश का ही दूसरा नाम है, नेफा नाम है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगभग बनाता है। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों में भारत के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश, बनाता है 4096 किलोमीटर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। सबसे कम में 106 किलोमीटर जो है ना अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जो बोल रहे हैं उस बात को गौर दीजिएगा, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एकदम हम आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे ना वो इम्पॉर्टेंट ही होगा, इस बात को आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। बहुत मतलब मेहनत से खोजबीन करके आपके लिए हम जो 1 घंटा का वीडियो है, इस 1 घंटा को बनाने में हमको 4 घंटा तक टाइम लगता है, क्योंकि हम सारा चीज़ खोजते हैं, ज़रूरी कौन सा है ना, कौन सा ज़रूरी नहीं है, तभी हम आपके लिए बोल पाते हैं ये सारा चीज़। इसलिए आप इस बात को है ना ध्यान देंगे और जो आपको बता रहे हैं उसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। फिर 5वां प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेला जाता है ना। ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का चैंपियनशिप है वो कुल 4 गो खेला जाता है। कितना? 4 गो खेला जाता है ना। और ग्रैंड स्लैम जो है आपका प्रतियोगिता जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है और चारों आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है ना, अफवाह, ठीक ना, अफवाह करके ऐसे आपको कुछ हल्का टेक्निक हल्का याद रखना ही पड़ेगा। तो कुल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता होता है ना, याद रखिएगा। आज से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखिए चारों नाम ऑप्शन में दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, इस चारों के चारों जो है टेनिस प्रतियोगिता ही है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है ना,
ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ए है ना, ए से आपका आ जाएगा यूएसए है ना, अमेरिकन ओपन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, यूएस ओपन को ही अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है। ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्या चीज़ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ना। क्या चीज़ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन, ये आपको मिट्टी पे खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? सॉइल पे, मिट्टी पे खेला जाता है। अब विंबलडन जो है, विंबलडन, ये आपको विंबलडन जो है ना, विंबलडन जो है आपको घास के मैदान पे खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? घास के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन जो है सही उत्तर हो जाएगा, घास पे विंबलडन खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका है ना, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ना। यूएस ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पे खेला जाता है, सॉइल पे खेला जाता है। याद रखिएगा, चारों के चारों जो है आपका टेनिस प्रतियोगिता ही है। फिर 6 नंबर है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? देखिए, अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है ना। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन भी बोला जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी बोला जाएगा। तो कहाँ से लिया गया है? तो आपका अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना, उपयुक्त में से सभी। 7 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड है आपका, है ना, रिजेक्ट का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। रिजेक्ट मतलब कि दूर कर देना, एक्सेप्ट मतलब अपने पास ले आना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। 8 नंबर है, चयन शब्द में, कौन सा शब्द? चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। देखिए, आपको हम संधि के प्रकार बताए थे। स्वर संधि का बहुत सारा भेद होता है, दीर्घ संधि होता है ना। क्या होता है? दीर्घ संधि होता है आपका दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो आपको हम बताए थे, मेरे पास लिखने का वहाँ जगह यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे बातों को आप ध्यान से सुनेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना था? बड़ी मात्रा। दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना था? बड़ी मात्रा जिसमें भी रहे वो दीर्घ संधि का शब्द हो जाएगा, ठीक ना। फिर गुण संधि में आपको बताए थे एक सिंह, के गो सिंह याद रखना है। यदि एक सिंह दिखाई दे ना, एक सिंह शब्द पर, तो क्या हो जाएगा? इस पे तो कोई भी सिंह नहीं है, ठीक ना। तो एक सिंह दिखाई देगा तो गुण संधि हो जाएगा। 2 सिंह दिखाई देगा, 2 सिंह दिखाई देगा तो वो वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक ना। और यन संधि में यर अलावा दिखाई देता है, ठीक ना। और आपको बता दें कि अयादि संधि में जो है, अयादि संधि में कोई भी मात्रा, कोई भी सिंह नहीं दिखाई देता है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या चयन शब्द में कोई सिंह है, कोई मात्रा है? नहीं है, तो अयादि संधि में चला जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी जो है अयादि स्वर संधि एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर है, तू डाल डाल मैं पात पात। वाह, कितना अच्छा है। तू डाल डाल मैं पात पात, तू, है ना, एक से बढ़कर एक, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक से बढ़कर एक चालाक होना, है ना। तू डाल है तो मैं पात पात हूँ, तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ, है ना, बहुत ही अच्छा है। फिर 10 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत कथन आपको पकड़ना है। तो हम पहले आपको बता दें, प्राकृतिक गैस में जो है मुख्य रूप से जो घटक पाया जाता है ना, वो आपको पाया जाता है मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH4 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। आप चुनते हैं कथन को। तो पहला कथन, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। हाँ, एकदम किया जाता है। ऑप्शन बी है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। एकदम हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, तो सही कथन हो रहा है। हमको तो गलत चुनना है, तो गलत अभी मिला नहीं है, तो अब मिलेगा। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। हाँ, किया जाता है ना, थोड़ा बहुत किया जाता है। फिर आपका है, यह CO और H2 का मिश्रण है। ना, CO और H2 का मिश्रण नहीं है। आपको हम शुरू में बताए, प्राकृतिक गैस, है ना,
जो जिसको CNG भी कहा जाता है, इसमें आपका मीथेन होता है, क्या होता है, CH4 होता है। और CO और H2 जो है ना, इसको वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर गैस का फार्मूला पूछा जाएगा तो CO + H2 बताइएगा, ठीक ना। तो आपको आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन डी लगा देना है ना, यही गलत कथन है। फिर आपका 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियाँ बहती है। यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियाँ कहाँ बहता है, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन हो गया आज के लिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, याद होते होते आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी कहाँ बहती है ना, तो इराक में बहती है। कहाँ बहती है ना, इराक में बहती है, ठीक ना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारा देश है, इसका राजधानी सुनते चलिए। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। कुवैत का कुवैत सिटी ही हो जाएगा। कुवैत का क्या हो जाएगा, कुवैत सिटी हो जाएगा, ठीक ना। और जॉर्डन का क्या होगा, अम्मान हो जाएगा। अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है, ठीक। इराक का बगदाद जो है, बगदाद ये आपका इराक की राजधानी हो जाएगा, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुवैत देश का मुद्रा का नाम है ना, कुवैती दिनार। क्या नाम है, कुवैती दिनार है। और ये वर्तमान में दुनिया का सबसे महंगा मुद्रा है ना। इसको याद रखिएगा। ये आपको 18 तारीख का जो मई में मद्य निषेध द्रोह का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो जीके है भाई, किसी एग्जाम में आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है ना। तो प्रीवियस ईयर का भी पूरा कवर करके रखना है आपको। फिर आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है ना, कौन किया था, चार्ल्स विल्किंस किया था। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है ना। फिर आपको हम और बता दें, यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे होंगे, है ना, विलियम जोन्स का नाम दिख रहा होगा। तो विलियम जोन्स ने जो है मालवी कागनी मित्रम, मालवी कागनी मित्रम, ये आपका उपन्यास है ना, नाटक ग्रंथ है मालवी कागनी मित्रम, जो कालिदास ने लिखा। तो कालिदास के लिखे हुए मालवी कागनी मित्रम, और एक और था आपका मेघदूत। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया, विलियम जोन्स ने ही किया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय आर्कियोलॉजी का जनक माना जाता है। आर्कियोलॉजी का जनक माना जाता है ना। पुरातत्व जो होता है ना, खनन उत्खनन ये सब होता है ना, उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है। जो उत्खनन का काम करते हैं, है ना, बहुत सारा पुराना चीज़ को खोद खाद के निकालने का काम करते हैं, है ना, उन्हीं को कहा जाता है आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो भारत में है ना, आर्कियोलॉजी का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। याद रखिएगा, ये आपको है ना, एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, प्राचीन भारत पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत और आपको हम बताते हैं, भगवत गीता का संबंधित कुछ बातें आपको बताते हैं, है ना। भगवत गीता जो है ना, ये महाभारत ग्रंथ को जो है ना, ये संस्कृत में लिखा गया है। दोनों का मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। कितना पर्व है, 18 पर्व है। 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व। क्या है, भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व से ही श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है, ठीक है ना। भीष्म पर्व का ही हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें कुल 18 अध्याय है ना। भगवत गीता में कितना अध्याय है, कुल 18 अध्याय है ना। और भगवत गीता में जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया है, उपदेश दिया है ना, महाभारत के युद्ध के समय में। तो ये सारी बातें आप लोग एज जी के याद रखेंगे। फिर 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो गैस के नियम जो है ना, कुल 3 गो है। एक है बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है आपका गे-लुसॉक का नियम, है ना। और फैराडे का नियम जो है ना, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित है। विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये गैस का नियम नहीं है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नहीं पूछ रहा है, गैस के नियम से संबंधित नहीं है, तो फैराडे का नियम ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 14 नंबर है हार्मोन का नाम है इंसुलिन, है ना। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए हमारा शरीर है, शरीर में ही हार्मोन तरह तरह का मतलब की है। तो हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय को, है ना। किसको बोलते हैं? अग्नाशय को है ना। हमारे शरीर में अग्नाशय है ना। अग्नाशय को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज बोला जाता है, ठीक ना। और पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के में एक बहुत सारा कोशिका होता है, अल्फा बीटा गामा करके कोशिका, 3 तरह का कोशिका होता है। उसमें बीटा कोशिका से, किससे? बीटा सेल से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो आपको ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के बीटा सेल से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसी के कमी से क्या होता है ना, मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो ये सब पूछा जाता है, ये सबको हल्के में नहीं लेंगे, आप सुनते रहेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक ना। 15 नंबर प्रश्न है, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। गर्जन से पहले बिजली की चमक मतलब प्रकाश हमें दिखाई देता है। इसका कारण देखिएगा, एकदम सिंपल तरीका है। देखिए, है ना, गर्जन मतलब क्या होता है? ध्वनि। गर्जन का मतलब क्या हो गया? ध्वनि। और ध्वनि का जो है चाल हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चमक का मतलब हो गया प्रकाश, और प्रकाश का चाल जो होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो किसका चाल ज़्यादा? सबसे पहले कौन दिखाई देगा? जो हमारे पास जल्दी आएगा चल के। तो जल्दी चल के कौन आएगा? प्रकाश चल के आएगा, सिंपल सी बात है ना। इसका चाल ही बहुत कम है ध्वनि का। तो आप ऑप्शन आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब ऑप्शन देखेंगे, प्रकाश का वेग है अधिक होता है, एकदम सही बात है। प्रकाश का वेग वेलोसिटी जो है ज़्यादा होता है, इसी कारण जो है गर्जन ध्वनि से पहले हमें चमक यानी कि प्रकाश दिखाई देता है। तो आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, सिंपल हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो आपको बता दें, ध्वनि जो तीव्रतम गति करती है सबसे ज़्यादा ठोस में करती है। किसमें? ठोस के बाद जो है सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर उसके बाद उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में गति करती है। तो अब ये चारों ऑप्शन में आपको ठोस कौन दिख रहा है? तो देखिए, अल्कोहल जो है ये द्रव है, जल जो है आपका द्रव है, वायु जो है हवा है, गैस है। ये तो सबसे कम हो जाएगा, द्रव भी कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको लकड़ी ठोस दिखाई दे रहा होगा। तो ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करता है किसमें यात्रा करता है? ठोस में सबसे ज़्यादा, है ना। याद रखिएगा, ठोस में यहाँ लकड़ी दिया है, इस्पात दे देगा तो इस्पात मारिएगा, है ना। खूब इस्पात पूछा जाता है, इस्पात जिसको स्टील कहते हैं। फिर 17 नंबर प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? आपको कई बार बताए हुए हैं, है ना। जो पश्चिमी तट है आपका, है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पश्चिमी तट, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ठीक है ना। इसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं, या सहाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, सहाद्री याद रखिएगा, हिमाद्री नहीं, सहाद्री हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? है ना, सहाद्री बोल रहे हैं। ये आपका सहाद्री है, सह्याद्री, है ना। हिमाद्री होता है ना बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं। सहाद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को बोलते हैं। और पश्चिमी घाट में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है उसका सबसे, है ना, उस मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो उत्तर पूर्वी मानसून है ना, उत्तर पूर्वी मानसून है, ये आपको तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून के रूप में आती है। उत्तर पूर्वी मानसून ही लौटती है ना, लौटती है तो तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर नवंबर में
तमिलनाडु में क्या करती है, खूब वर्षा करवाती है, अक्टूबर नवंबर में करवाती है। इसको याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वही हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक ना। 18 नंबर प्रश्न है, द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विपरीत, विपरीत, एंटोनिम्स मतलब विपरीत, विपरीत, आर द वर्ड्स ऑफ, है ना, अपोजिट मीनिंग, है ना, एंटोनिम्स जो है ना, ये अपोजिट मीनिंग देता है। ऑप्शन बी एकदम सिंपल आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, एकदम सिंपल, है ना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अरब सागर में मुख्य रूप से एक नर्मदा है, दूसरा ताप्ती नदी, याद रखिएगा, है ना, ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती या तापी नदी जो है ना, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पर जो है ना एक बांध है ना, डैम है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर ही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही। आपसे पूछेगा कि, है ना, किस उपन्यासकार को कलम का सिपाही कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे कौन, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार है, इनका बहुत सारा उपन्यास, बहुत सारी कहानियां जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना। तो 20 नंबर प्रश्न हम लोग का क्लियर हुआ। 21 पर आते हैं। 21 नंबर प्रश्न, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम यू आपका नाभिकीय, है ना, परमाणु ऊर्जा में आपका U92 235, है ना, ये समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि 92 इसका परमाणु संख्या होता है, 235 इसका द्रव्यमान होता है, U जो होता है इसका संकेत होता है। और यूरेनियम का जो सबसे प्रमुख आपका याद रखिएगा अयस्क, एकदम पूछा जाता है, यूरेनियम का अयस्क का नाम क्या है, तो पिंच ब्लेड, क्या नाम है, पिंच ब्लेड जो है ना, जिंक ब्लेड नहीं, जिंक ब्लेड जो होता है जिंक का अयस्क होता है, जिंक ब्लेड जो होता है ना, जिंक का अयस्क होता है। यहाँ पिंच ब्लेड कर रहे हैं, तो पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है ना, झारखंड करता है। कौन करता है, झारखंड जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। झारखंड में खान है जादूगोड़ा का खान, जादूगोड़ा एकदम पूछा हुआ है भैया, एकदम पूछा हुआ है। जादूगोड़ा, है ना, का खान जो है किस राज्य में है या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। एक और पूछा जाता है थोरियम, थोरियम जो है ना, थोरियम आपका एक धातु है ना, थोरियम आपका परमाणु ऊर्जा में उपयोग किया जाने वाला, है ना, एक तरह का भारी धातु है ना, थोरियम। और थोरियम की प्राप्ति जो है मोनाजाइट अयस्क से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है, ये मोनाजाइट जो है अयस्क है ना। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है केरल करता है। कौन करता है, केरल करता है ना, केरल में बहुत ज़्यादा, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम या मोनाजाइट का उत्पादन केरल करता है, एकदम पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है ना। फिर आपका बॉक्साइट जो है, ये आपका बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र पूछा जाता है Al2O3, है ना, 2H2O, ये जो है आपका बॉक्साइट का सूत्र है, ये सब याद रखिएगा। कोयला का खान जो है ना, बहुत प्रसिद्ध है आपका पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है ना, रानीगंज खान है कोयला का, और सबसे पुराना कोयला का खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में ही है ना। और यहाँ से रानीगंज से एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है ना, एंथ्रासाइट कोयला का खान है। कोयला 4 प्रकार के होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है ना, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर एंथ्रासाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। फिर आपका बिटुमिनस होता है ना, बिटुमिनस होता है। फिर लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट कोयला होता है। फिर आपका पीट कोयला होता है। इसमें सबसे अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है, और एंथ्रासाइट का कोयला का खान जो है कहाँ, रानीगंज पश्चिम बंगाल है, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। फिर 22 नंबर प्रश्न है द्वंद्व समास।
द्वंद्व 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 किस में कितना में होता है? दो के बीच में होता है ना। जैसे लड़ाई झगड़ा है ना, मारपीट, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची है ना, तो बीच में क्या रहता है? संयोजक चिन्ह रहता है। एकदम मार दीजिए ऑप्शन एक खटाक, ठीक ना। और त्रि संख्या जिसमें रहेगा उसको कहेंगे द्विगु समास। क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे, ठीक है ना। यथा उपसर्ग रहे, प्रत्यय रहे तो अव्यय भाव समास हो जाएगा, है ना। ये सब याद रखिएगा, है ना। अब पीताम्बर हो जाएगा। पीताम्बर किसको कहते हैं? पीत है अंबर, है ना, पीला अंबर, पीला वस्त्र वाले, तो ये विष्णु पीताम्बर कहा जाता है, विष्णु भवन कहा जाता है। तो कुछ थर्ड मीनिंग है ना, जिसमें न पहला पद न दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है ना। जिसमें आपका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद बोल रहे हैं, है ना। वो आपका कौन सा समास होता है? कमेंट करके बताइएगा कि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, ठीक है ना। मेरे माइंड से थोड़ा सा निकल रहा है, ठीक है ना। आपको 6 समास है ना, हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है डिटेलिंग करने पर, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न है, लोहा के गैल्वेनीकरण, है ना, ये भी कई बार आपको बता चुके हैं। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण कहा जाए या जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया को जस्तीकरण प्रक्रिया या, है ना, या आपको यसद लेपन प्रक्रिया भी कहा जाता है। तीनों नाम जो है सेम ही है, याद रखिएगा। इस प्रक्रिया में जो है ना, क्या कहता है? लोहा पर, किस पर? लोहा पे जिंक का परत चढ़ाया जाता है। जिंक है ना, जिंक मतलब जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 आप लोग को पता होगा कि हमारे संविधान में मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। मूल संविधान में पूछा जाए कुल कितना अनुसूची था, तो 8 मारिएगा। वर्तमान में जो है ना, अभी 12 अनुसूचियां हैं। कितना अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। तो पहले अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, जितने पदाधिकारी सब हैं, वेतन भत्ते, पेंशन, इस सब का वर्णन किया गया है। फिर तीसरा में आपका जो है ना, तीसरा में आपका शपथ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ करके शपथ का वर्णन किया गया है विभिन्न अधिकारियों का। चौथा में जो है आपका, चौथा में आपका क्या है? तो चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथा में किया गया है। पांचवा में जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठा में 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वां अनुसूची में जो है आपको बताया गया है, 7वां में बताया गया है ना, केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का जो बंटवारा होता है ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उसके बारे में बताया गया है। 8वां अनुसूची में जो है आपको, है ना, भाषा, 22 भाषा के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित आपका है ना, पहला संविधान संशोधन इसी से हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था, है ना। और आपका 10वां में है दल बदल है। 10वां में क्या है? दल बदल है ना। इसको 1952वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया, है ना। 10वें अनुसूची के रूप में 11वां में पंचायती राज है ना। इसको 73वें संविधान संशोधन, है ना, 1993 में क्या किया गया? 92 में लाया गया पंचायती राज, 93 में इसको लागू किया गया था, जोड़ा गया था। तो 11वां अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है। 12वां अनुसूची में आपका क्या है? नगर पालिका है, ठीक है ना। तो ये आपको 12वां अनुसूची आपको ध्यान में रखना है कि उसमें कौन कौन सा विषय है ना, आपको बहुत काम आएगा, एकदम एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको सब याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन इधर हाल फिलहाल में सेट में आपके बार मिल रहा है। जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या होता है ना। तो 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है, ठीक ना। ये आपको कई बार सेट में मिल रहा है, ये सब एग्जाम में एकदम पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन सब है। फिर 26 नंबर प्रश्न है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों में हुआ था, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कालक्रम के अनुसार क्या करिए? व्यवस्थित करिए कि सबसे पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो आपको हम पूरा विस्तार से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले जो
बौद्ध संगति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। पहले जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। पहला नंबर हम राजगीर को रखेंगे, यानी कि 2 पहले हो जाएगा, है ना, 2 नंबर पहले होगा। फिर दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, तो 1 नंबर हो जाएगा। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में, जो कि 4 हो जाएगा। चौथा हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, है ना, तो तीसरा नंबर पर हो जाएगा। अब ये ऑर्डर देखिए कहाँ पे है, तो है ना 2 1 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो राजगीर में पहली बार बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय में ही हुआ था। और आपको और बता दें 483 जो है ना, ये आपको बिहार का उत्तर पूरब से पश्चिम लंबाई भी यही है। पूरब से पश्चिम जो है पूछा जाएगा लंबाई बिहार का कितना है, तो 483 ही है। और 483 आपका कोड वर्ड हो गया। 483 आपको क्या याद रखना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ था, है ना। पूरब से पश्चिम बिहार का लंबाई भी 483 किलोमीटर है। कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। तो 483 में पहला बौद्ध संगति हुआ था, राजगीर में हुआ था। और राजा का नाम याद रखिएगा कालाशोक। कौन? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, है ना। दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ, किसके शासनकाल में हुआ था, है ना, अजात शत्रु। हमको तो कन्फ्यूजे हो गए। अजात शत्रु के समय में कालाशोक सही है। एक सेकंड हम देख लेते हैं, ठीक है। कालाशोक बौद्ध संगति कहाँ गए, है ना। मेरे को लग रहा है कि अजात शत्रु पहले किया था। एक सेकंड करने गए बौद्ध बाबा, बौद्ध संगति कहाँ गए, अजात शत्रु, हाँ ठीक है, अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है। अजात शत्रु राजगिरी में जो आपका हुआ था, एक मिनट फिर से बोल देते हैं, ठीक ना। राजगीर में जो बौद्ध संगति हुआ था, इसके समय राजा जो थे, कौन थे राजा? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। और वैशाली में जो हुआ था, ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। फिर आपको पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। राजा कौन था? अशोक था। फिर आपका कुंडलवन में कनिष्क था। कौन था? कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका सही उत्तर है अभी जो बताए, ठीक है ना। तो आप लोग को पता चल गया होगा। कभी कभी दिमाग में से निकल भी जाता है याद रहते हुए भी, है ना। उस सब छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है ना। तो रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है ना। याद रखिएगा सतलज नदी के किनारे है, एकदम नदी का याद नाम रखिएगा, सतलज नदी के किनारे है। लोथल जो है आपको, है ना, ये आपको गुजरात में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है। बिहार दरोगा के मेंस में सब क्वेश्चन पूछा गया है। कालीबंगा आपको राजस्थान में है। काली चूड़ियाँ जिसका अर्थ होता है राजस्थान में है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। तो आप देख रहे हैं तीनों का मिल गया। और ये बालाथली पता नहीं कुछ ही दे दिया है, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। प्रारंभ हुआ था खरीफ ऋतु में 1966 के आसपास में, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। और हरित क्रांति के जनक जो है भारत में माना जाता है ना, किनको माना जाता है? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये भी आप याद रखिएगा, स्वामीनाथन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरित क्रांति से थे, कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग हुआ था। एकदम हुआ था, अधिक बीज देने वाले उपयोग किया गया था, बीजों का उपयोग किया गया था। फिर है सी ऑप्शन, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला था। एकदम सही मिला था। पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में ही जो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। फिर डी ऑप्शन, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ था। नहीं, ये गेहूं के उत्पादन में सफल हुआ था। गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था हरित क्रांति में, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। 1966 कहीं कहीं देता है और कहीं है ना 1966-67, ये दोनों आप लगभग याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गलत पूछ रहा है,
ठीक ना। फिर 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में नहीं है ना। तो पहले पढ़ते हैं, तो आप देख लीजिएगा। यदि कोई राज्य, ऑप्शन ए है, यदि कोई राज्य राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जाएगा ना। जो मन करेगा राज्य का वो करेगा नीति निर्देशक तत्व को लेकर के, है ना। आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं आर्टिकल 37 के तहत, है ना। आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य का इच्छा होगा तो वो राज्य के लोगों को, है ना, नीति निर्देशक तत्व देगा, नहीं तो नहीं देगा। उसके लिए आप कोर्ट जाइएगा, नहीं जाइएगा, ठीक ना। तो ये आर्टिकल भी याद हो गया होगा आपको, ठीक ना। फिर कहता है ऑप्शन बी, गांधीवाद भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, एकदम, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है ना, एकदम भी सही है। फिर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, एकदम लिया गया था, है ना। हम लोग का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड जो है स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। फिर कहता है ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी है ना। नहीं नहीं नहीं, राज्य का जो मन होगा वही करेगा, बाध्यकारी क्या होगा, ठीक ना। तो ये बाध्यकारी नहीं है ना, एकदम बाध्यकारी नहीं है, ठीक ना। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, बाध्यकारी नहीं है मतलब कि उनका इच्छा है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा लागू। ऑप्शन डी यही गलत है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। यह न्याय, है ना, ऑप्शन पढ़ते हैं। यह न्यायविद नहीं है ना। क्या ये न्यायविद नहीं है? तो नहीं, न्याय अब जो है इसमें न्यायविद इसमें किया जा सकता है ना। तो आप इसको सारा पढ़ लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो ऑप्शन डी देखिए ना, यही आंसर हो जाएगा। क्या संविधान प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन हुआ है? नहीं, 2 बार नहीं हुआ है, 1 बार संशोधन हुआ है ना। 1 बार संशोधन हुआ है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ना, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। ASP याद रखिएगा, अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, है ना। ये तीनों शब्द जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, है ना, प्रीएम्बल, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग 30 नंबर के बाद आते हैं, कभी कभी इंग्लिश गलती से निकाल ही जाता है ना। 31 नंबर प्रश्न है, डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। एकदम आपको कल हम बताए थे, है ना। आप लोग जो भी आए होंगे कल जो डिस्कशन में थे उनको हम बताए थे, ठीक ना। तो आपको क्या बताए थे कि नग्न बीजी होता है ना, जिसमें बीज जो होता है फल के भीतर होता है। मतलब कोई फल ले लीजिए, मान लीजिए कि आमे ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, तो बीज कहाँ रहता है? फल के अंदर रहता है। तो जब फल के अंदर रहता है ना, तो उसको हिंदी में आवृत बीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत बीजी कहा जाता है। और जो जिसका बीज फल के बाहर रहता है ना, उसको जिम्नोस्पर्म, है ना, नग्न बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नग्न बीज कहा जाता है। ये हम आपको कल पूरा अच्छा से बताए थे, हाँ ना, अथी पे नहीं बताए थे, क्वेश्चन कल आया था, ठीक है ना। बोर्ड पे ऑफलाइन में जो है ना वहाँ पे बताए थे कोचिंग में, ठीक है, जो सब लोग थे। तो ये आपको आंसर पता चल गया होगा। एनजीओ पर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा याद रखिएगा, इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होगा, मान लीजिए ये आपका क्या है ना, प्रकाश है, ठीक है। इसको प्रिज्म से गुजारे तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है ना, किसका होता है ना, तो
बैंगनी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम विचलन जो है लाल का होता है। सबसे कम विचलित होगा लाल और सबसे ज़्यादा विचलित होगा बैंगनी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर 33 नंबर प्रश्न है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट जो है किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड में होता है। किस में होता है? टाइफाइड रोग में जो है ना, आपका क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। और टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक आपका बैक्टीरिया से होता है ना। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होने वाला आपका रोग है। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया का भी नाम दिया हुआ है और याद रखिएगा विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। फिर आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जिसको टीबी कहा जाता है। टीबी आपका है ना बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग है ना, और ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी कारण जो है टीबी होता है, तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। फिर है आपका मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है ना, दजला मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि। मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है? इराक में पड़ता है। कहाँ? इराक देश में है, ईरान में नहीं, इराक देश में है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपका 35 नंबर प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी केसर के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कश्मीर घाटी में ही, कश्मीर राज्य में किया जाता है ना। करेवा मिट्टी, यहाँ पे करेवा मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? करेवा मिट्टी पाया जाता है। और ये कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है ना। इसको याद रखिएगा। बृहद हिमालय को ही क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है ना। सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका 36 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पूर्व गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका अनुवाद बनाएं। ठीक है, तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। इट इज़ द आंसर है ना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है ना क्या है? तो आपको देखिएगा सिंपल तरीके से समझाते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो एक है ना, कोई मान लीजिए भारत हमारा देश है, तो भारत की सीमा में स्थित जो भी आपका है भारतीय सीमा में, एक मिनट हम थोड़ा मैप बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया कि किसी भी देश के सीमा में एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका मौद्रिक मूल्य, वस्तु का उत्पादन हुआ, सेवा का उत्पादन हुआ, कब से कब के बीच में? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। और इन सबको रुपया पैसा का रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए और सबको जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य के योग को सम को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो यही बात लिखा हुआ है, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य का मतलब वही मौद्रिक मूल्य। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, एकदम आपका राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है ना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं है ना, एनएनपी को कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट को जो है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ये निकलता है जीएनपी है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से जब डिप्रेशन को घटा देते हैं, डिप्रेशन मतलब कि मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना।
जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, है ना, एनडीपी, ये सब चारों चीज़ों आपको जानना होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। खैर यहाँ पे आपको आंसर क्लियर पता चल गया होगा, है ना। 39 नंबर है, भारत में वित्तीय वर्ष आपको बताए, है ना, करने गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। गलती बोल दिए क्या, इसके पहले वाला में गलती बोल दिए थे, लगता है 1 मार्च से 31 अप्रैल कुछ बोल दिए थे। ठीक है ना, सुधार लीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए आ गया 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है ना कि अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। उसमें लगता है गलती हमसे बोला गया था। ठीक है। फिर 40 नंबर प्रश्न है ना, निम्न से कौन विकिरण सबसे कम तरंग दैर्घ्य है। तो आपको आप है ना, आपको एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे ट्रिक, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का ट्रिक बताए थे, है ना। गा ए प द्री अ सु रे डी, ऐसा करके ट्रिक बताए थे। एकदम यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में जाएगा ट्रिक भंडारा में, तो आपको पूरा ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप अपने हाथ के बाएं से दाएं जाइएगा तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा, दैर्घ्य बढ़ेगा, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा गामा किरण का होगा, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा दीर्घ तरंग का, ये हो जाएगा। ठीक ना, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में सबसे कम पूछ रहा है, तो आपको कम पूछ रहा है तो क्या गामा किरण है, तो ऑप्शन बी में देखिए गामा किरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य सहित सभी तारा में, है ना, सूर्य भी क्या है, एक तारा है, सन इज अ स्टार, है ना। और इसमें जो है ऊर्जा का कारण क्या है, तो ऊर्जा का कारण है कि हाइड्रोजन नाभिकों का क्या होता है, हीलियम नाभिकों में संलयन होता है। हाइड्रोजन नाभिक जो है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन हीलियम के 1 परमाणु बनाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है, उत्पन्न करता है ना। ये होता है आपका संलयन अभिक्रिया, यही होता है सूर्य में। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है ना। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग जो है वो पीलापन पड़ रहा है, उसका चमक जो है क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आप बताइएगा ताजमहल कौन से नदी के किनारे है, आपके लिए कमेंट है, क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। फिर 43 नंबर प्रश्न है, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। ये तो भैया रटने वाला हो गया, ये तो किसी से ना बनेगा, है ना। जो रटे होंगे, जो पढ़े होंगे, है ना, उन्हीं से बनेगा, है ना। ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है एग्जाम में, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग से भी नहीं हिलता है। ठीक ना। तो इसको क्या करिएगा, रटिएगा या तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो तुक्का मार के आ जाइएगा, क्या करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा एरीथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। यानी कि एरीथ्रोज में कम कार्बन परमाणु होता है, इससे ज़्यादा होता है जाइलोज में, सबसे ज़्यादा होता है मैनोज में होता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो होता है, बल क्या होता है ना, विपरीत दिशा में, है ना। बल एवं प्रतिबल क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूटन बाबा ने, है ना, गति के 3 समीकरण दिया, है ना। पहला है आपका, कोई वस्तु किसी भी दिशा में चलता है तो चलते रहना चाहता है। ठीक ना, पहला गति का नियम आप लोग जानते हैं। पहला गति के नियम से जो होता है बल की परिभाषा मिलता है। दूसरे गति के नियम से क्या मिलता है, बल का समीकरण मिलता है, F = ma मिलता है। ठीक ना। तीसरा जो बोलता है, जो कि यहाँ आंसर आपको हो जाएगा, है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना। तो बल प्रतिक्रिया जो है विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है प्रथम गति के समीकरण को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, किसने कहा इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास जो है वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखिएगा 5 मई को हुआ था 1818, याद रखिएगा 5 मई 1818 को जो है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। इन्होंने ही, कार्ल मार्क्स ने ही जो है दास कैपिटल नामक, है ना, पुस्तक लिखा, है ना,
1867 में ये प्रकाशित किया गया। इसको जो दास कैपिटल को जो है ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, है ना। फिर आपका है 46 नंबर प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? स्वामित्व मतलब मालिकाना हक किसका होता है? तो पूंजीवादी में जो होता है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है ना। आपका समाजवादी में क्या होता है? सरकार का अधिकार होता है। समाजवादी में जो है, समाजवादी में समाज है ना, सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। अब पूंजीवादी में जो होता है व्यक्तिगत भी स्वामित्व होता है और सरकार का भी स्वामित्व होता है, दोनों का होता है। हमारा देश भारत जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। हमारा देश जो है मिश्रित और पूंजीवादी दोनों मिश्रित ही है, जिसमें समाजवादी मिश्रित ही है, जिसमें समाजवादी मिश्रित में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का गुण मिलता है, ठीक ना। याद रखिएगा, हमारा देश भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। फिर 1947 में प्रश्न, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये दहेज निरोधक विधेयक के लिए जो है सबसे पहली बार 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन जो है ना, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्या करते हैं? बुलवाते हैं जो है, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये सब बात याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये जो था पुर्तगालियों ने को, है ना, कौन सा अंग्रेज था? थॉमस बेस्ट था। कौन था? थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को हराया था स्वाली के स्थान पर। चलिए ये वाला आप देख लीजिएगा, है ना। 49 नंबर प्रश्न है, 49 का आपका है ना सी हो जाएगा, तो सी से मिला लीजिएगा। ए का 4 प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था एला सापला की संधि के तहत समाप्त हुआ था। फिर बी का 1 तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, है ना, ये आपका पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ था, ठीक है। फिर आपका सी का 3 द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, है ना, ये निर्णायक सिद्ध हुआ था। फिर आपका डी का 2 प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश की हार हो गई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हो गया था? ब्रिटिश का हार हो गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर कभी क्या करेंगे, मैसूर युद्ध कर्नाटक युद्ध पूरा डिटेलिंग में बताएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए, ठीक है। फिर आपका 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आपको हम क्लियर कर देते हैं। प्रभुत्व को प्रारंभ किया मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना प्रभुत्व डालना प्रारंभ किया था। किस युद्ध के तहत? तो प्लासी युद्ध के तहत। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। अंग्रेजों और, है ना, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, है ना। अंग्रेज की तरफ से कौन था? है ना, रॉबर्ट क्लाइव था और हमारे तरफ से इधर सिराजुद्दौला थे, है ना, जिसमें मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला क्या हो गए थे? हार गए थे, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभ की बात कर रहा है ना, जबकि पूरी तरह से अपना ब्रिटिश ने जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध 1722 अक्टूबर, पिछले वाले सेट में आपको आया था 22 अक्टूबर 1764 को जो है 1764 को, है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद, है ना, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ, जिसके तहत जो है ना, ब्रिटिश ने भारत पर बहुत कब्जा कर लिया था, मतलब कि अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, है ना, ब्रिटिश 1765 के इलाहाबाद संधि के तहत, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। फिर आपका है 51 नंबर, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी टीपू सुल्तान हो जाएगा।
टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है ना। इनके झंडे पर जो है शेर का निशानी दिखाई देता था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, है ना। तो महाभियोग चलाया गया था किस गवर्नर जनरल पर, आप लोग जानबे करते हैं वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत सारा काम किया था यहाँ पे आके, ठीक है ना। इसका कार्यकाल जो है लगभग, है ना, गवर्नर के रूप में 1772 से लेकर के, क्योंकि 73 में रिलेक्टिंग एक्ट लाया था, 1772 से लेकर के 1784 के आसपास इसका, है ना, ये वाइसराय थी, गवर्नर रहा था बंगाल का, है ना। फिर 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। तो रैयतवाड़ी, है ना, कौन चालू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये दोनों ने मिलकर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को चालू किया था। कार्नावालिस ने जो है ना, अस्थाई बंदोबस्त चालू किया था, है ना, स्थायी बंदोबस्त जो है कौन किया था, कार्नावालिस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, 3 और 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। फिर 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के से संघर्ष किया था। रामचंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां। तो शहादत खां अवध से नेतृत्व किए थे, कहाँ से किए थे, अवध से नेतृत्व कौन किए थे, शहादत खां किए थे, है ना। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई किए थे, बिहार में कुंवर सिंह किए थे, जगदीशपुर आरा से किए थे। यही सब खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 क्रांति जो है 10 मई को शुरू हुआ था, एकदम याद रखिएगा, है ना। 1857 10 मई को स्टार्ट हुआ था, मेरठ से हुआ था, कहाँ से हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। फिर 55 नंबर है ना, सूची को मिलान करना है। तो देखिए केसरी जो है ना, तिलक का हो जाएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, फिर समाचार दर्पण बच गया, ये हो जाएगा मार्स मैन हो जाएगा। अब ऑप्शन आप मिलाइए, बी का एक किस में है, एक इसमें भी दिख रहा है। फिर आपका सी का 2 इसमें नहीं है तो नीचे होगा, इसी से मिल जा रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आप। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा, तो नासिक महाराष्ट्र, एकदम याद करने वाला करंट अफेयर है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ना, इस बार योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है ना। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस बार अथी भी था आपका, क्या था, थीम था 2025 का, जो नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया। फिर 57 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 का सही आंसर सी हो जाएगा। फिर आपका है 58 नंबर प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है, तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा, एकदम सही आंसर फ्रांस हो जाएगा। फिर आपका है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया, 59 का क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 60 नंबर है, 59वें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला, है ना, 2025 में जो है 59वां आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, है ना। तो 2024 का ये हो जाएगा, 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां नंबर का हो जाएगा, जिसको विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, कहाँ के हैं रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। फिर आपका 61 नंबर है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 का मेजबानी किया, तो मंगोलिया ने किया, है ना। मंगोलिया ने क्वेस्ट क्या है, ये आपका सैन्य अभ्यास है। 62 नंबर है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम योजना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है, तो ये दीव हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए, कोई भी एक बुक लीजिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 64, निम्नलिखित में से
कौन सा रोग विषाणु जनित है? विषाणु जनित मतलब वायरस होता है, एकदम आपको हम ट्रिक बताए हैं, है ना, आपको याद होगा, है ना। रेखा हमें हेट करके पोइचे चली गई, है ना, है ना। पोइचे, पोइचे में देखिए, पोइचे, पोइचे में ए आ रहा है, एड्स, एड्स, एंसेफेलाइटिस, ये सब क्या हो जाएगा? पोलियो, है ना, चेचक, है ना, रेबीज, ये सब क्या है? वायरस से होने वाला रोग है एड्स। एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, AIDS, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो होता है HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। एकदम एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये सब, ठीक है ना। 65 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना, ये क्या करता है? वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है, और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने का काम कौन करता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है, CO2 पर सबसे प्रमुख गैस है, और इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। 66 नंबर है, सामान्य नेत्र रेटिना पर, है ना, बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? तो आपको पता होगा, हमारे नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है वो नेत्र के रेटिना पे बनता है, और इसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम है ना, दृक् तंत्रिकाएं हैं, ये हमको सीधा करके दिखाता है, ठीक है ना, लेकिन बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। 67 नंबर है, पसीने में सामान्यतः खनिज लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। कभी कभी आप दौड़ते होंगे और पसीना आपके मुंह में चला जाता होगा, है ना, तो क्या होता होगा? नमकीन नमकीन, मस्त नमकीन नमकीन लगता होगा, यानी कि नमक रहता है ना। NaCl सही आंसर हो जाएगा। फिर हो जाएगा 68, है ना, इलेक्ट्रॉनिकी में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन ए एकदम सही कुछ आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार देता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 359, है ना, 359 के तहत राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को क्या कर देते हैं? निलंबित कर देते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन लगने पर भी किसी भी परिस्थिति में 20-21 नहीं खत्म होता है। 70 नंबर है, ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स, है ना, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। 71 नंबर है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, कपास कहेगा कि कौन क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन जब कपास से कपड़ा बन जाएगा तो कारखाना में आ जाएगा, और कारखाना द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अब कारखाना से कपड़ा को निकाल करके ढो करके लेके चलेंगे, कहीं मार्केट में घूमेंगे तो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। उसको जब कपड़ा को क्या करेंगे? बहुत सारा उसमें तरह तरह का डिजाइनिंग खोजेंगे, है ना, खोजबीन करेंगे कैसा कैसा कपड़ा बनाएं कि लोगों को पसंद आए, तो चतुर्थ में आ जाएगा, है ना। खोज जो हो गया, अनुसंधान संस्थान, ये सब चतुर्थ क्षेत्र में आता है। तो क्या बोले आपको कि कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और कल कारखाना वाला जितना होगा वो द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और शोध संस्थान जितना है, रिसर्च के बारे में जो भी होता है वो चतुर्थ क्षेत्र में चला जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी सही होगा। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंधों में अध्ययन करते थे? तो ये हो जाएगा निर्गुण गुण, निर्गुण से पकड़ लीजिएगा। कबीरदास जो थे निर्गुण भक्ति के संत थे, कबीरदास। फिर आपका 74 नंबर, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो है ना, ये सूर्य है, ये सन है ना, तो सन का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है। ये बोला था, कौन बोला था? कॉपरनिकस बोला था। किसने बोला था? कॉपरनिकस ने बोला था। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। गैलीलियो ने जो है जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम दिया था, है ना। और केपलर ने जो है ग्रह के गति का नियम दिया था, ग्रह कैसे कैसे गति करते हैं, है ना, उसका नियम केपलर ने दिया था। डार्विन तो जानते ही होंगे, डार्विन सिद्धांत, है ना।
75 है आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको रट उठ लीजिएगा, है ना, या स्पेशली आप इस टॉपिक पे काम करके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इकोनॉमिक्स का टॉपिक। जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, किसके पास रखता है, आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक जो है कुछ राशि जमा करता है ना, तो उसी को आरक्षित नकदी निधि का अनुपात कहा जाता है। फिर है 76 नंबर, पटना उच्च न्यायालय, है ना, बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। याद रखिएगा 1916 को जो है पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। फिर है 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है। विख्यात भारतीय का, है ना, जन्म दिवस के समकालीन नहीं है, तो बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जयंती गांधी जी 2 अक्टूबर को मनाते हैं, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, शिक्षक दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, है ना। तो जन्मदिन देखिए, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना, ये 28 फरवरी को 1930 को जो है ना इनको नोबेल मिला था। क्या मिला था, रमन प्रभाव के लिए, है ना। विज्ञान दिवस मनाते हैं, है ना, 1930 में जो है डॉक्टर सीवी रमन को जो है ना, सीवी रमन को क्या मिला था, नोबेल मिला था, है ना। तो इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में जो है हम लोग क्या करते हैं, 28 फरवरी को जो है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब बाकी सब जो है जन्म हुआ था, बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म को मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जन्म गांधी जी के जयंती को मनाते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को जो है इनका मनाते हैं, किनका मनाते हैं। तो फिर आपका 77 के बाद 78 तुमने किया, अठहत्तर, अठहत्तर नंबर है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ना, व्यय विधि से भी करते हैं, आय विधि से भी करते हैं, उत्पादन विधि से भी करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहली बार जो है ना, कौन किए थे, है ना। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। तो आप लोग आज कमेंट करके बता दीजिए कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहली बार कौन किए थे, है ना। बार बार हम ही को बताना पड़ता है। 79 नंबर है, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था। और 1980 में जो है 1980 में, है ना, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, स्थापना नहीं बताइएगा, राष्ट्रीयकरण बताइएगा, है ना। 80 नंबर है, देखिए वही सब क्वेश्चन आ गया कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि उसको कोई भी बना नहीं सकता जल्दी, है ना। जो बहुत बड़का विद्वान होगा वही बना सकता है, ठीक है ना। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बढ़िया बढ़िया से हिलता नहीं है, उसी में से है ये भी 80 है। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है ना। तो देखिए कैसे कैसे लिखा है, इसको आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आंसर आप देख लीजिएगा मिलान करने के लिए। 81 नंबर है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया है। यह कल आपको हम बताए थे, चुनाव प्रणाली जो है, निर्वाचन जिसको कहते हैं, ये आपको भाग 15 में है। किसमें है, भाग 15 में आपका अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 82 नंबर है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं रहता है। तो टंगस्टन नहीं रहता है, बाकी स्टेनलेस स्टील में सब रहता है, टंगस्टन नहीं रहता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो कार्बामाइड हो जाएगा। यूरिया का सूत्र याद रखिएगा, है ना, H2NCO, है ना, NH2 ये आपका क्या हो गया, यूरिया का सूत्र हो गया है, कई बार बता चुके हैं, है ना। यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46% रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है, 46% रहता है, ये पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है। फिर 84 नंबर प्रश्न है, कौन सा कानूनन कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों का रक्षा करता है ना, आर्थिक हित की रक्षा करता है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मतलब पुरुष हो या महिला हो, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, ये आपको
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिला में नागी बांध बिहार में आपको जमुई में मिलेगा। आपको बता दें है ना कि 3 रामसर साइट, 3 आर्द्र भूमि, बिहार में कुल 3 आर्द्र भूमि है। नागी है ना, नकटी है, ये आपका बांध है, और फिर आपका है बेगूसराय में कांवर ताल झील जो है ना, ये तीसरा आपका हो गया है ना, बेगूसराय में है। इन तीनों को आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता मिला है हाल फिलहाल में। और आप कमेंट करके बताइए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, किस दिन को मनाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा, एकदम बताइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 नंबर है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन में, देखिएगा भंडार भी दिया है, उत्पादन भी दिया है, एकदम झारखंड मारिएगा आंख मूंद करके, है ना। लेकिन उत्पादन कहेगा तो अभी वर्तमान में जो है ना उड़ीसा है, अभी वर्तमान में उड़ीसा है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है उत्पादन में, है ना, छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे झारखंड है। लेकिन भंडार में कहा जाएगा, सिर्फ भंडार भी पूछेगा ना तो झारखंड ही मारिएगा, ठीक है। लेकिन भंडार उत्पादन दोनों कह दिया फिर भी झारखंड ही होगा, ठीक है ना। फिर आपका 87 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, ये सब याद रखिएगा, है ना। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के आसपास चला था, 20 में शुरू हुआ था, 22 तक चला था। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, तुर्की से शुरू हुआ था, और ये आगे चल करके गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, है ना, ये सब काम आएगा। फिर आपको 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिए दीपा छत्तीसगढ़ में जो है, झूम कृषि को दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, एकदम सही है। पामलू जो है मणिपुर में कहते हैं, एकदम सही है। झूम जो है, झूम कृषि असम में कहा जाता है, एकदम सही है। बेवर जो है ना, ये आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का जो बस्तर वाला क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश का जो बस्तर इलाका है ना, वहाँ पे झूम कृषि को बेवर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बिहार गलत हो जाएगा, और गलत चुनना था तो ऑप्शन डी ही सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक हैं, तो प्रशासन के प्रतीक हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 90 निर्णायक मत है ना, जब दोनों पक्ष जो है सहबद्ध टाइड हो जाए, है ना, तो निर्णायक मत हो जाता है। इसका मतलब ना दोनों में से कोई जीत नहीं रहा है, तब एक क्या करेंगे, निर्णायक मत देंगे। इस प्रकार से आपका 90 जीके जीएस का जो है, जितना आपका हिंदी था, इंग्लिश था, ये सब करवा दिए, है ना। बहुत ही ऑन एवरेज प्रैक्टिस सेट ये है ना, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कभी कभी रिवीजन कर लीजिएगा। हमारा कोशिश पूरा रहता है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं वो टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सही हो, है ना, फालतू फैक्ट हम नहीं बताते हैं आपको, ठीक ना। अब मैथ तो है इस बोर्ड पे, तो हमको बड़ा दिक्कत है मैथ, वैसे भी इसका लेवल थोड़ा हार्ड भी है ना, तो थोड़ा यहाँ दिक्कत है बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।